हेलो बॉयज़, आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 है और इसको हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सबसे पहले हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इसको, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। कहता है मैनेजमेंट इज दी प्रोसेस। तो पहली बात क्या होगी, ये एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, ये एक एंड नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस है। प्रोसेस जो भी होता है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ऑफ वर्किंग, काम करने का एक प्रोसेस है, काम करते रहने का एक प्रोसेस है। ठीक, थ्रू एंड विद, थ्रू एंड विद, थ्रू मतलब के द्वारा, विद मीन्स के साथ, तो उसके द्वारा, किसी के द्वारा, किसके द्वारा? अदर्स। ठीक, थ्रू एंड विद अदर्स, थ्रू एंड विद अदर्स। तो थ्रू अदर्स यू कैन राइट लाइक दिस, थ्रू अदर्स और एंड विद अदर्स, दोनों बातें हो सकती हैं, थ्रू अदर्स एंड विद अदर्स। तो थ्रू अदर्स भी हो सकता है, लोगों के द्वारा, दूसरों के द्वारा या दूसरों के साथ। वाई वी वर्क, वाई द एंटायर प्रोसेस ऑफ वर्क इज बीइंग कैरिड आउट फॉर अचीविंग, व्हाट हैव रिटन हियर, फॉर अचीविंग। भाई साहब क्या करने, तो अचीविंग, क्या अचीव करना है? फॉर अचीविंग, फॉर अचीविंग, प्राप्त करना है। भाई क्या करना है? प्राप्त करना है। कौन क्या प्राप्त करना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। क्या प्राप्त करने हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। गोल्स क्या होते हैं देखेंगे, अभी चर्चा करेंगे गोल्स के बारे में। और वो भी कैसे, हाउ, कैसे प्राप्त करोगे गोल्स? तो ये दो बातें हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। भाई साहब यहाँ ध्यान देना है, ये दो बातें हैं। कौन कौन सी? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो टोटल अगर डेफिनेशन का एसेंस और मतलब समझो तो क्या है, ये एक प्रोसेस है। टोटल अगर मतलब समझो तो क्या है, ये एक प्रोसेस है, काम करने का एक प्रोसेस है, जो काम दूसरों के द्वारा या दूसरों के साथ करवाया जाता है, किया जाता है। क्या करना है? काम करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, वो भी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है ना, उसी को मैनेजमेंट कहेंगे। अगर एफिशिएंटली इफेक्टिवली नहीं होगा तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं होंगे तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर टुगेदर वर्क नहीं करेंगे, थ्रू अदर्स वर्क नहीं करेंगे या विद अदर्स वर्क नहीं करेंगे, वर्क ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट कहीं है नहीं। ओके, सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू एंड विद अदर्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। गॉट इट? चलिए, तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब अगर डेफिनेशन की बात हो गई हो तो इस डेफिनेशन में दो शब्द, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो, इस डेफिनेशन में दो शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने यहाँ पे लिया है। तो आगे हम इसको लेंगे। ये दो शब्द हैं, एफिशिएंटली, इसको हम एफिशिएंसी कहें, और इसको हम इफेक्टिवनेस कहें। इन दोनों का मतलब समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैंने अभी अभी कहा है कि भैया हम लोग जो पढ़ेंगे क्वेश्चन ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एफिशिएंसी का मतलब होगा, एफिशिएंसी का मतलब आप देखेंगे कि कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म भी करना है, काम को खत्म भी करना है, यूजिंग या इनकरिंग, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। कंप्लीशन ऑफ वर्क, ये माइंड में रखना है, बट विद मिनिमम कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। दूसरी बात हम कहेंगे भैया इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, यहां होता है कि भाई काम कंप्लीट हो जाए जैसे तैसे, कॉस्ट का कोई यहां पर मतलब नहीं होता, दैट इज इफेक्टिवनेस। और जहां पर काम कंप्लीट हो लेकिन कॉस्ट भी
का भी केयर हो, यानी मिनिमम कॉस्ट पे हो, उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे। यही दो बात है, इस पे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया, मैंने कहा प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब यहाँ क्या है, देखो प्रोसेस का मतलब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगा तो एक सिलसिलेवार तरीके से होगा। प्रोसेस का मतलब फंक्शंस, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, POSDC, समझ गए, POSDC। इसके बारे में इलाबोरेट करेंगे हम लोग अभी कुछ देर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये दो शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके 1 मार्कर में पूछता है, और इसमें केस स्टडीज भी होती हैं, छोटी केस स्टडीज होएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो एक्स है वो कैसा काम कर रहा है, एफिशिएंसी या इफेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट पे काम कर रहा है, मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कर रहा है, और इफेक्टिवनेस का मतलब काम होना चाहिए, गिवन टाइम फ्रेम में काम होना चाहिए। भाई कैसे होगा हमको नहीं पता, क्या रिसोर्स लगेगा, क्या कॉस्ट होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, काम खाली कंप्लीट होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो बॉयज देखो, ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, जब मैनेजमेंट का डेफिनेशन तुमने सीख लिया, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गए तुम्हारे POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या फंक्शंस हो गए? POSDC तुम्हारे फंक्शन में है, इसको एक्रोनीम हम लोग यूज करते हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसको ध्यान से देखो, प्लानिंग क्या होता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करो, किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव क्यों करना है, कोई काम करना क्यों है, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव करना चाहते हो, वेर यू वांट टू गो, गोल क्या है तुम्हारा। प्लानिंग के अंदर क्या करोगे, व्हाट इज प्लानिंग, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव सेट करना है। क्या सेट करना है? ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद तुम्हारे दिमाग में 3 प्रश्न उठेंगे, 3 प्रश्नों के उत्तर जो है इसी प्लानिंग से करना है। 3 वाइटल क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऐसे ही प्रश्न आएगा। ये जो 3 क्वेश्चंस है वो और मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस को रिलेट करता है, तो 3 जो क्वेश्चंस हैं ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन को रिलेट करता है, ये प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा। व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, कि कौन से 3 क्वेश्चन है? पहला व्हाट इज टू बी डन, दूसरा हाउ इज टू बी डन, एंड तीसरा व्हेन टू डू इट, कब इसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब इसे करना है, ठीक है। ये 3 प्रश्न हो गए। उसी तरीके से आगे बढ़ जाओगे ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं, रिसोर्स अलोकेट करते हैं, इनफैक्ट ड्यूटीज असाइन करते हैं, यानी जिसको जो काम देना है वो हम दे देते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देते हैं कि कौन किसके लिए आंसरेबल होगा, किसकी क्या पावर्स होंगी, कौन अथॉराइज्ड होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, और जितने भी रिसोर्स हैं इस काम को करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम अलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा तुम देखोगे स्टाफिंग है। स्टाफिंग मतलब कि जो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के काम है वो अकेले का काम तो है नहीं, कई सारे लोग मिलकर करेंगे, तो हर एक टाइप का काम है और हर टाइप के काम के लिए हर टाइप के बंदों की ज़रूरत है। तो क्या काम है और उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, वैसे बंदों की खोज करेंगे और उनको वहाँ पर हम लगा देंगे। तो फाइंडिंग एंड पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, यानी काम बंदों को ढूंढना भी, क्या क्या काम है ये हमारे पास है, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए, वैसे बंदों को ढूंढना। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन एंड पुटिंग द राइट पर्सन एट राइट प्लेस, फाइन। देन देयर इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या, अब सब कुछ हो गया, अब भैया आदेश दो, आदेश दोगे काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू होएगा तो काम शुरू करने के लिए क्या करना होगा भाई, आगे से लीड करना होगा, लोगों को बताना होगा क्या करना है, लोग को इन्फ्लुएंस करना होगा, प्रभावित करना होगा, करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करना होगा, प्रभावित करना होगा, लीड करना होगा, और करने के लिए भाई साहब मोटिवेट भी करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें आती हैं किसके अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर, है ना, डायरेक्ट करना है।
ठीक। फिर हो गया कंट्रोलिंग। अब देखो ये सब काम तो हो गया, कैसे काम करना है ये भी सेट हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक प्लान है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन टू डू इट। तो ये हाउ इट इज टू बी डन, ये कैसे किया जाए, यहीं पर कंट्रोलिंग का काम होगा। इंश्योरिंग द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म एज सेट टू परफॉर्म, जैसा परफॉर्म करने का हुआ है, डिसाइड हुआ है कहाँ पे, प्लानिंग स्टेज में, हाउ इट इज टू बी डन, उसी हिसाब से ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना है, इसको चेक करते रहना, इंश्योर करते रहना, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो लेट अस सी व्हाट आर द नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या लिखा मैंने, मैनेजमेंट को आर्ट के तौर पर भी पहचान है, मैनेजमेंट को थोड़ा सा साइंस के तौर पर भी पहचान है, और मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रोफेशन के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है। हाँ, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। फीचर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। ध्यान से सुनना है इसको। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आर्ट होता क्या है, साइंस होता क्या है, प्रोफेशन होता क्या है। फिर हमको ये देखना है कि मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, आर्ट साइंस दोनों है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर या तो प्रोफेशन है या प्रोफेशन नहीं है, फुल्ली प्रोफेशन है या थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है प्रोफेशन है, बाकी नहीं लगता प्रोफेशन है, उसकी जांच करेंगे। साइंस है या आर्ट है, उसकी जांच करेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लें कि आर्ट है, साइंस है, तो ये कैसे है, व्हाट आर्ट इज, पहले ये समझ लें आर्ट होता क्या है ना। इससे पहले कि हम मैनेजमेंट को कहें कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो इससे पहले हम ये जान लें कि आर्ट होता क्या, व्हाट आर्ट इज। तो तीन बातें आर्ट में बहुत ज़रूरी होती हैं जिसको आपको समझना चाहिए। पहली बात होती है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी आर्ट में सबसे पहले एक थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, एक्सिस्ट करेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब जो कुछ संकल्पनाएं हैं वो कुछ होंगी, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके, तो उसको हम बोलेंगे आर्ट, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज होगा यानी मन से संबंधित नॉलेज होगा, एक थ्योरी डेवलप की है, एक आपने हाइपोथेसिस डेवलप की है, वैसा एक नॉलेज होगा। और ये जो आर्ट है, ये जो कला है, ये ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके आपने डेवलप की है, ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके डेवलप किया जाता है, डेवलप थ्रू प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स। So it is developed through practice over the years, and this is what also one of the most important feature of art is it has got personalized application of skill। यानी मान लीजिए अगर आपको गाना गाने आता है तो आपकी आवाज़ सुरीली है और आपने काफ़ी रियाज किया है, तो काफ़ी रियाज किया है तो तब जाकर के आप गाना गाते हैं। सबके आवाज़ अलग अलग हैं, है ना। नेहा कक्कर अलग तरीके से गाती है, टोनी कक्कर अलग तरीके से गाता है, ठीक है। पुराने गायकों का नाम ले तो लता दीदी अलग तरीके से गाती हैं, आशा दीदी अलग तरीके से गाती हैं, ठीक है। किशोर कुमार के गाने का अंदाज अलग है। तो क्या है उस सब में, क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल है। तेंदुलकर अलग तरीके से बैटिंग करता है, सो दैट इज़ व्हाट क्रिकेटर वो भी है, क्रिकेटर दूसरा भी है, लेकिन उसकी बैटिंग अलग तरीके से होती है, उसकी बैटिंग अलग तरीके से होती है। सो दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड दैट इज़ ट्रूली पर्सनलाइज, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। सो दैट काउंट्स एज आर्ट। नाउ एज साइंस, व्हाट साइंस इज, तो पहले साइंस को समझिए कि साइंस है कि नहीं है। तो साइंस क्या है, एक तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। इसको हम सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं कि साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, यानी कि क्रमशः होता है, एक सिस्टम होता है, एक डिफाइंड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उससे बाहर ये नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड सिस्टमेटिक। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत, जो भी नियम बने हैं, सब के सब किसी न किसी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड हैं। ऐसे ही कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली इसको लैबोरेटरी में या कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया, ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। तीसरी चीज़, ये इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। कहीं भी देखो, हर जगह रिजल्ट एक ही है, एक जैसा ही एप्लीकेशन है और एक जगह जैसा ही रिजल्ट है ना। तुम वाटर अमेरिका में पियो, चाहे वाटर तुम भारत में पियो, होगा H2O ही, समझ गए। सोडियम क्लोराइड भारत में हो, चाहे सोडियम क्लोराइड अमेरिका में हो, चाहे मैक्सिको में हो, कहीं पर भी हो, तो यूनिवर्सली अप्लाइड है। अमोनिया होता है यहाँ भी और वहाँ भी, तो समझ में आ रही है बात। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसका, तो इसको हम बोलते हैं साइंस। मतलब ये हर जगह सेम अवस्था में, सेम दिशा में, सेम दशा में अप्लाई हो सकता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं इसके प्रिंसिपल्स।
तो अगर मैं साइंस और आर्ट की बात करूं कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, तो अब ध्यान से समझो, मैनेजमेंट आर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ स्किल पर्सनलाइज्ड होता है, तो इस एंगल से आर्ट है, ठीक है। और मैनेजमेंट के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस के थ्रू ही डेवलप किए गए हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे है, ये भी है, थ्योरेटिकल नॉलेज के बेसिस पर भी है मैनेजमेंट, और डेवलप थ्रू प्रैक्टिस ओवर द ईयर्स एक टाइप की प्रैक्टिस करके डेवलप किया गया मैनेजमेंट थ्योरी। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल है। तो इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है। लेकिन जहाँ तक मैं साइंस की बात करूँगा कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो उसके लिए हम देखिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देखो ऐसा सच कोई सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट का है नहीं, डेवलपमेंट फेज में है और कभी अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ केसेस में जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हर जगह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में आप ना ऑब्जेक्ट से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप ना ह्यूमन को भी मैनेज कर रहे हो, और ह्यूमन को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और ह्यूमन हर जगह के अलग अलग है, हर एक ह्यूमन के अपने अपने साइकोलॉजी हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने दृष्टिकोण हैं। तो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कहीं कहीं कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो हर जगह इक्वली एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। कुछ हद तक होती है, एक आधा प्रिंसिपल की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन हर एक की नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा साइंस नहीं है, ये इम्प्योर साइंस है, परफेक्ट साइंस नहीं है, नॉन परफेक्ट साइंस है, इम्परफेक्ट साइंस है मैनेजमेंट, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो पहले ये समझे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। तो इससे पहले आप ये जानिए कि प्रोफेशन होता क्या है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, कोई भी प्रोफेशन होगा उसका बॉडी ऑफ नॉलेज वेल डिफाइंड होगा कि क्या, व्हाट इट इज मेडिकल, इट इज इंजीनियरिंग, इट इज लॉ, इट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, प्रोफेशन का हमेशा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा। नॉलेज की जो इकाई होगी वो पहले से ही डिफाइंड होगी, अच्छे से डिफाइंड होगी। एक्सिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब किसी प्रोफेशन को कैरी ऑन करते हो तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे सबको फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप उस प्रोफेशन से बाहर कर दिए जाएंगे या आपको बाहर वाला माना जाएगा। तीसरी चीज जो होती है वो होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो उसका अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यानी डिग्री प्रदान करने वाली या उस पर्टिकुलर फील्ड को देखने वाली, उसको चेक करते रहने वाली, जिसको हम कहते हैं जैसे लुक आफ्टर करने वाली, उसके लिए रूल्स बनाने वाली एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उसको वही डिग्री प्रोवाइड करेगी, और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे वो उसके मेंबर्स होंगे, और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उसको ICAI द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसके लिए जैसे और सारे प्रोफेशंस, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ही मान्यता प्राप्त डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हो गया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब हर एक व्यक्ति ये प्रोफेशन नहीं कैरी आउट कर सकता। एक वकील ही रहेगा जब तक कि वो CA की डिग्री नहीं ले लेता, जब तक उसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से उसको डिग्री नहीं मिल जाती तब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं माना जाएगा, भले ही वो कितना बड़ा अकाउंटेंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसके पास डिग्री नहीं होएंगी तब तक उसे नहीं माना जाएगा, ठीक। जैसे आप मान लीजिए लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उसका प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होती है, तब जाकर के आप किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए लॉयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। यूं ही कोई कानून आप गए और गोविंदा की तरह डिफरेंट पोज में फोटो खिंचवा लिया तो आप डॉक्टर हो गए और आप वकील हो गए और आप IPS ऑफिसर हो गए और आप IAS ऑफिसर हो गए, ऐसा नहीं होता। तो एंट्री क्या हो गई, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। जो लास्ट चीज है फीस एज रेम्यूनरेशन, उसका जो रेम्यूनरेशन होता है वो कोई सैलरी नहीं होती, वो कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना। किसी प्रोफेशन की जो फीस होती है वो उसकी रेम्यूनरेशन होती है, यानी उसकी कोई सैलरी नहीं होती, एज ए रेम्यूनरेशन सैलरी नहीं मिलती, एज ए रेम्यूनरेशन उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, उसका सिर्फ क्या होता है, फीस होता है। तो फीस एज रेम्यूनरेशन। तो ये 5 चीज़ें यहाँ पर हैं। अब मैनेजमेंट के केस में अगर मैं देखूँ कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, तो कई सारी बातें हैं जो मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं बनाती हैं।
कौन कौन सी बातें हैं जो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता, तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं, नॉट फुलफिल्ड बाय, देखिए इसको मैं ना हटा देता हूं, तो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल, है ना। कौन कौन सी चीजें डज नॉट फुलफिल, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, या क्या लिखा मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल। तो प्रोफेशन के वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट फुलफिल नहीं करता, तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात कि देखो, पहली बात प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, लेकिन मैनेजमेंट पे नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तुम चाहो तुम अपनी दुकान के खुद मैनेजर हो जाओ, भाई मैनेजर हो जाओ, इसके लिए किसी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, फाइन। किसी भी एफिलिएशन विद प्रोफेशनल बॉडी, देखो मैनेजमेंट का कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर जो बॉडी है, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, उससे कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है। मैनेजमेंट का कोई किसी प्रोफेशनल बॉडी से कोई ऐसा एफिलिएशन नहीं है। हाँ, एक भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईमा, लेकिन इसको भी स्टेटस प्राप्त नहीं है। आईमा को भी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये एक एनजीओ की तरह काम करता है, इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कानूनन कोई वैधता इसकी नहीं है, या भारत सरकार के पार्लियामेंट में जाकर के कोई एक्ट पास होकर के और आईमा जैसी कोई चीज़ बनती जिसके अंदर मैनेजमेंट को लाया जाता, मैनेजमेंट को इस एम्बिट में लाया जाता, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये देख सुन लेती है। तो एफिलिएशन विद प्रोफेशनल बॉडी एज सच कोई ऐसा है नहीं। कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नॉट लीगली एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट, कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है जो कानूनन लागू किया जा सके, ठीक है। एक ही एम्बिशन होता है हमारा, क्या, मैनेजमेंट का एक ही एम्बिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है बाय प्रॉफिट कमाना। तो बाय हुक और बाय क्रुक वो कमा सकता है, कोई उसको देखने वाला नहीं है कि अगर आप ऐसा कोड नहीं फॉलो करेंगे, ये कंडक्ट आपके जो है, ये कंडक्ट के माल प्रैक्टिसेस हैं, इसे आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई देखने वाला नहीं है। और एक और बात तुम इसमें जोड़ सकते हो कि और क्या चीज़ नहीं है, देखो प्रोफेशन में क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, और इसमें क्या होगा, सर्विस मोटिव एब्सेंट होगा। इसमें कोई सर्विस मोटिव ऐसा सच नहीं होते, यहाँ तो होता है प्रॉफिट मोटिव। तो इस तरह ये जो टॉपिक है आपका प्रोफेशन, बिजनेस, आर्ट, साइंस, ये सब चीज़ें आपने सीख ली। तो इस तरीके से आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय फॉर द डे।